नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 शैक्षिक तकनीकी एंड आईसीटी। तो दोस्तों, ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो बुक है एंड आईसीटी, ये आपको पेपर नंबर 2 के अंतर्गत है या 4 या 5 के अंतर्गत है। अगर आप बीएड आपका सेकेंड सेमेस्टर है तो आपको पेपर नंबर 2 के अंतर्गत मिल जाएगा। लेकिन यही अगर बीएड फर्स्ट ईयर होगा तो आपको 4 या 5, 6 जो भी संबंधित होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का जो ये वीडियो होगा, आज का जो ये टॉपिक होगा, ये टॉपिक होगा हम लोगों का शिक्षण के स्तर यानी लेवल ऑफ टीचिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो के पहले हम लोग 11th वीडियो देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आप शैक्षिक तकनीकी एंड आईसीटी के 3 यूनिट हम कंप्लीट किए हैं 11th वीडियो में, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं और जा करके 11th जो वीडियो बने हैं वो आप सभी अगर देख लेते हैं तो ये शैक्षिक तकनीकी आईसीटी से संबंधित 3 यूनिट आपका टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आज का जो ये वीडियो होगा, आज का जो ये टॉपिक होगा, हम लोग देखेंगे शिक्षण के स्तर। तो शिक्षण के स्तर, अब तक हम लोग शिक्षण देखे, शिक्षण के प्रकार देखे, शिक्षण होता क्या है इसके बारे में हम लोगों ने समझा। लेकिन अब शिक्षण के स्तर होते हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग शिक्षण उसके क्या क्या स्तर होते हैं, किस लेवल पर अपना टीचिंग होता है, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं आपको कि लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है ये 3 स्तर पर होता है, 3 स्तर पर, 1, 2 और 3। तो पहला जो स्तर होगा हम लोगों का वो स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। तो स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल पर शिक्षण का कार्य क्या होता है, शिक्षण हम लोग किस स्तर तक मेमोरी स्मृति लेवल पर अपना करते हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे बोध स्तर। ठीक है, तो बोध स्तर पर शिक्षण के क्या महत्व है, क्या रोल है, बोध स्तर का शिक्षण में क्या महत्व है, इसको हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट पर। और थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे चिंतन स्तर। तो ये जो 3 स्तर हैं इसके माध्यम से हम लोग शिक्षण के स्तर को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप डीएड, डीएलएड, बीटीसी, टेट, सुपर टेट या फिर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जो ये चैनल चल रहा है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं शिक्षण स्तर। शिक्षण स्तर होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि शिक्षण स्तर क्या होता है। पहले हम लोग शिक्षण स्तर को समझ लेते हैं। तो शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की जो हमारा उद्देश्य है कि हम टीचर बन करके अपना जो दैनिक क्रियाकलाप है, दैनिक रोजी रोटी है, उसको हम टीचर बन करके अपना जो जीवन यापन है अच्छी तरीके से बिताएंगे। तो हमारा उद्देश्य है टीचर बनना। तो टीचर बनने की उद्देश्य को प्राप्ति के लिए जो शिक्षण आप करते हैं, जैसे बीएड कर रहे हैं, टेट निकालेंगे, सुपर टेट निकालेंगे, ठीक है, तो यही जो क्रिया है ये क्या है, ये शिक्षण है। ठीक है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। क्या की जाती है, तो शिक्षण। अब हम टीचर बनने के लिए हम शिक्षण कर रहे हैं। ठीक है, सामान्यतः इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन उत्पन्न करता है। व्यवहार परिवर्तन के लिए शिक्षण को प्रक्रिया में विद्यार्थी को अधिगम अनुभव दिए जाते हैं। अधिगम अनुभव साधारणतः किसी पाठ्य वस्तु या प्रकरण से संबंधित होते हैं। एक ही पाठ्य वस्तु को विद्यालय में, ठीक है, एक ही पाठ्य वस्तु को विद्यालय में विभिन्न स्तरों पर पढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई, अगर मान लीजिए कि दोहा, कबीरदास जी के दोहे हैं, आप यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। जैसे कबीरदास के या सूरदास जी के जो दोहे हैं उनको आप लोग देखे होंगे कि प्राइमरी लेवल पर भी पढ़ते हैं, 3 में पढ़े होंगे, 4 में पढ़े होंगे, इस तरीके से लेवल बढ़ता जाता है। अब ग्रेजुएशन लेवल पर का अगर बीएड में देखा जाए तो उसमें भी आप लोगों को दोहे मिल जाएंगे। तो जो शिक्षण का लेवल होता है वो क्या होता है,
वो धीरे धीरे समय और विद्यालय के स्तर के अनुसार पढ़ाया जाता है। यहाँ पर देखिए पाठ्य वस्तु को विद्यालय में विभिन्न स्तरों पर पढ़ाया जाता है। कैसे? तो सूरदास कबीर के दोहे जो हैं आप लोग देख लिए कि जैसे प्राइमरी में पढ़ते हैं उसका लेवल कुछ और होता है, मिडिल में पढ़ते हैं उसका लेवल कुछ और होता है। तो वही चीज़ है, क्योंकि पाठ्य वस्तु का अपना एक स्वरूप होता है जिससे शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इस प्रकार अधिगम के विभिन्न स्तरों को प्रभावित किया जाता है। यह ध्यान देने की बात है कि किसी भी पाठ्य वस्तु को शिक्षक विचारहीन स्थिति से लेकर विचारपूर्ण स्थिति तक विस्तृत कर सकता है, अर्थात शिक्षण के ज्ञान उद्देश्य से मूल्यांकन तक की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और शिक्षण के स्तर को हम लोग समझते हैं कि शिक्षण का जो स्तर होता है, अतः शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को 17 तत्व के रूप में विचारहीन से लेकर विचारपूर्ण क्रियाओं की अवस्थाओं या स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी में कबीर, अभी जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है, गलत हुआ है, परिस्थिति को तत्व के रूप में, ठीक है, विचार से लिया लेकर, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए अभी वही बात जो हम बोल रहे थे कि हिंदी में कबीर के पद प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, हर स्तर पर उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए प्राइमरी लेवल पर उद्देश्य भिन्न अलग हुआ, मिडिल पर उद्देश्य कुछ अलग हुआ, स्तर पर कंठस्थ करने पर, किसी स्तर पर समझने पर और किसी स्तर पर सूक्ष्म रूप से विचार करने पर। जैसे मान लीजिए कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कविता अगर दे दिया जाए तो कंठस्थ करते हैं, यानी याद करते हैं, रटते हैं वो बच्चे। तो किस लेवल पर? छोटे जो बच्चे होते हैं उसको रटते हैं, लेकिन वही थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं किसी स्तर लेवल पर तो उनको स्तर पर समझने पर और किसी स्तर पर सूक्ष्म रूप से उस कविता के बारे में सूक्ष्म रूप से विचार करने पर बल दिया जाता है। शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को निम्नलिखित 3 स्तरों में विभाजित किया गया है: स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्मृति स्तर होता क्या है। स्मृति स्तर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्मृति स्तर अगर देखा जाए तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं वो उनको कविता दे दीजिए या कोई भी चीज़ दे दीजिए, कोई भी प्रकरण दे दीजिए, तो बच्चे क्या करते हैं, रट करके याद करते हैं। तो उसमें जो स्मृति स्तर है ये प्राइमरी लेवल के बच्चों में ये स्मृति स्तर को देखा जाता है। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में किसी न किसी मात्रा में अवश्य पाई जाती है। वह जब व्यक्ति किसी वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान को देखता है तो उस वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान के प्रतिमा अथवा चिन्ह उसके मस्तिष्क में बन जाते हैं। इन्हें संचित चिन्हों अथवा पूर्ण समय में सीखी हुई बातों को याद करना ही स्मृति कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग वैष्णो देवी गए या कोई धाम गए या कहीं भी गए, वहाँ का जो लोकेशन था, वहाँ का जो चित्र था, वहाँ के जो रास्ते थे, उसको आपने क्या किया, आपने सबसे पहले देखा, उसको क्या किया, देखा है आपने, देख करके उसको आपने अपने ब्रेन में उसको, जैसे आपने देखा, ब्रेन आपका उसको ग्रहण किया और ग्रहण करके अपने पास रखा है। और आज अगर हम आपसे बात करें, अगर आप वैष्णो देवी गए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपसे हम पूछें कि रास्ते में क्या क्या है आपको दिखाई देता है, तो आप गए हैं, देखे हैं आँख से, तो तुरंत आपका ब्रेन उसको रिप्लाई करेगा कि नहीं, रास्ते में हम गए थे तो अपना बच्चों को ढोने के लिए अलग व्यवस्था होती है, बुजुर्ग को ढोने के लिए अपना क्या बना, यानी जो भी आप देखे होंगे वो सब कुछ वर्णन कर देंगे। यही यानी जो देखे, आपके देखी हुई बात को पुनः ब्रेन में लाना और प्रस्तुत करना, ये क्या है, ये स्मृति है। अब देखिए स्मृति की अवस्था को हम लोग देखें। यहाँ पर वुडवर्थ महोदय अपना क्या बोले हैं, इनको भी देख लीजिए थोड़ा सा। सीखे हुए अनुभव के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी वस्तु या कोई भी, जैसे मान लीजिए कि कागज का नाव बनाना, कागज का नाव आप बनाए हैं और उसका आपके पास अनुभव है, उसको आप सीधे क्लास में डायरेक्ट अब क्लास नाव को बना दे रहे हैं। यही सीखे हुए अनुभव को सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं, ये वुडवर्थ महोदय बोलते हैं। अब देखिए स्मृति की अवस्था,
यहाँ पर महत्वपूर्ण थोड़ा सा स्मृति, अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी चीज़ हम देखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उसको हमारा ब्रेन अपना कवर कर लेता है, ले लेता है ब्रेन, फिर से जब हम उसको याद करते हैं तो वो फिर से हमें देता है। लेकिन क्या स्मृति की ये अवस्था कौन कौन सी है, इसको हम लोग देखते हैं कि ब्रेन जो हमारा ले लेता है, जैसे हम देखते हैं या याद करते हैं, तो उसकी अवस्था भी है। तो पहली अवस्था क्या है? अधिगम। तो अधिगम क्या है? जब किसी व्यक्ति के व्यवहार, अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण में वांछित परिवर्तन लाया जाता है या लाने का प्रयास किया जाता है, उसे अधिगम कहते हैं। अधिगम का लर्निंग यानी सीखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब दूसरा क्या हो गया? धारण करना, ठीक है। सीखी हुई पाठ्य वस्तु यानी जो कुछ भी हमने सीखा हुआ है, कोई भी पाठ्य वस्तु हमने सीखा है, संस्कारों को मस्तिष्क में अस्थायी रूप से बनाए रखना, ठीक है। यानी हम कुछ भी पढ़े, लिखे, देखे, उसको अस्थायी रूप से बनाए रखना। अगर हमारे ब्रेन में धारण कर लिया, हमारा दिमाग धारण कर लिया और भूलता नहीं है, ठीक है, धारण कहलाता है। जब किसी व्यक्ति का मस्तिष्क किसी बात को अधिक समय तक धारण किए रहता है, उसकी स्मृति बहुत अच्छी होती है। जैसे मान लीजिए कि अभी बहुत सारे होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये वीडियो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो उसमें से क्या होगा? बहुत सारे आज ये वीडियो देख करके उनको पेपर, जो एग्जाम आपका होगा, एग्जाम तक आपको याद रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको अभी आज वीडियो ये देख रहे हैं और बीच में 1 महीने बाद, 10 दिन बाद वो भूल जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो ये अधिगम हो गया। अधिगम में हम लोग सीखने पर अपना परिवर्तन, जो भी हम सीखते हैं उसके अनुसार परिवर्तन आता है। धारण, जो भी हमने सीखा, आज वीडियो आप देख रहे हैं और आपका ब्रेन एग्जाम तक, एग्जाम क्या, अगर देखा जाए टेट, सुपर टेट, यानी जीवन तक के लिए अगर रखता है तो आप बहुत अच्छे हैं, धारण आपका कर लेता है ब्रेन। अब देखिए प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण क्या चीज़ है, इसको आप लोग देखिए। प्रत्यास्मरण यानी सीखे हुए अनुभव को चेतना में लाना। आपने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी आपका ब्रेन रखा हुआ है आज तक, बहुत सारे आप लोग ये सोचे हैं कि आपका ब्रेन जो है, आपका जो मस्तिष्क है, आपने जो सीखते हैं, आप जो भी पढ़ते हैं, वो आपका मस्तिष्क कवर करते जाता है। जैसे हम लोग सुने होंगे, या आप लोग नहीं सुने हैं तो जान जाइए, जो 1 से लेकर के 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं, उनका मस्तिष्क बिल्कुल प्लेन होता है, सफ़ेद कोरा कागज होता है। इसीलिए बोला जाता है कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनके सामने आप अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छे अच्छे से गुण डालिए, जिससे कि वो आजीवन, उनका कोरा जो ये कागज होता है वो धीरे धीरे भरता जाता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या देखा, प्रत्यास्मरण हम लोग देख रहे थे। प्रत्यास्मरण का हो गया कि आप जो कुछ भी सीखे हैं उसको फिर से जब उसकी आवश्यकता होती है तो उसको आप बाहर निकाल देते हैं, उसको जैसे बाहर निकालते हैं, तो वही प्रत्यास्मरण हुआ, ठीक है। अनुभवों को पुनः स्मरण करने पर निर्भर करता है। अब देखिए पहचान होता है। चौथा नंबर पर क्या हो गया? पहचान। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को देखकर यह बता देना कि हमने उसे पहले भी कभी देखा है, पहचान कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं भी किसी इंसान को अगर देखा है और उस इंसान को 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद फिर से अगर देखते हैं, तुरंत उसको पहचान जाते हैं कि अरे ये तो सर हैं, ये तो मैडम है, ठीक है, या ये लड़की है, ठीक है। जो भी चीज़ है, जो भी व्यक्ति है, उसको आप पहचान जाते हैं, यही पहचान है। यानी किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को देखकर यह बता देना कि हमने इन्हें पहले भी कभी देखा है, ये पहचान कहलाती है। अब देखिए स्मृति का वर्गीकरण। अब स्मृति का वर्गीकरण क्या है? जैसे जो हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, उसका वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण को हम लोग समझते हैं। किसी बात को याद करने की योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। ये तो व्यक्तिक भिन्नता होती है। आप लोगों से मैं बार बार ये चीज़ बताता हूँ कि अगर आप लोगों के क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 लोगों के 80% प्लस नहीं आएंगे। जैसे किसी का 70 आएगा, 75 आएगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो वो क्यों? क्योंकि व्यक्तिक भिन्नता होती है। हर एक व्यक्ति को जैसे सीखने की, समझने की, सोचने की, हर एक व्यक्ति की अलग अलग चेतना शक्ति होती है, ठीक है। तो वही व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी बात को एक बार याद करने के पश्चात कभी नहीं भूलते। इसके विपरीत जैसे क्या, आप लोग खुद सोचिए, अगर आपको के सामने कोई अच्छी बात, कौन बात हम लोग भूल जाते हैं, कौन बात नहीं भूलते हैं, आप लोग बताइएगा।
जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जैसे याद करने के पास, यहाँ पर देखिए किसी बात को याद करने की योग्यता। अभी हम आप लोगों से पूछ रहे थे कि कौन सी ऐसी बात है जो कि आप जल्दी भूल जाते हैं और कौन ऐसी बात है जो कि बिल्कुल नहीं भूलते हैं। तो आपके सामने दुख, ठीक है, बड़ा दुख या बड़ा प्यार, ये दोनों चीज़, छोटा प्यार रहेगा, छोटा प्रेम रहेगा, वो भी भूल जाता है। लेकिन अगर आप बड़ा प्रेम करते हैं अच्छी तरीके से, दुख अगर कोई बड़ा हो जाता है तो उस चीज़ को हम लोग नहीं भूल पाते हैं जल्दी, हमारा ब्रेन उस चीज़ को नहीं भूल पाता है। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा और आप लोग देखेंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी बात को एक बार याद करने के पश्चात वो कभी नहीं भूलते। इसके विपरीत कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक बात को बार बार याद करने के पश्चात बात को हर बार भूल जाते हैं। ठीक है, व्यक्तियों की इस भिन्न भिन्न योग्यताओं के आधार पर स्मृति का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये है कि जैसे कोई व्यक्ति होता है, आप लोगों के घर में देखे होंगे कोई बच्चा होगा या कोई बुजुर्ग होगा, या आप लोगों में से खुद आप लोग ऐसे देखे होंगे कि आपको खुद कोई ऐसी बात होती होगी जो बिल्कुल याद हो जाती है, कोई ऐसी बात होगी जो बिल्कुल भूल जाती है। उसी आधार पर स्मृति के वर्गीकरण किए गए हैं। वो कौन कौन है? तो पहला है तत्कालीन स्मृति। पहला क्या है? तत्कालीन स्थिति, यानी आप तत्काल रूप से आप जो भी बात होती है उसको आप तत्काल रूप से अपना ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, उसको तुरंत याद करेंगे, कुछ समय के बाद भूल जाएंगे। लेकिन ये यहाँ पर देखेंगे अस्थाई स्मृति। तो अस्थाई स्मृति होती है जैसे आपने कुछ भी देखा, कुछ भी पढ़ा, उसको अस्थाई रूप से आपका ब्रेन जो मेमोरी है आपका ग्रहण कर लिया, वो अस्थाई मेमोरी हो गया। उसके बाद व्यक्तिगत स्मृति। व्यक्तिगत स्मृति का मतलब होता है कि जैसे व्यक्तिगत भिन्नता, अभी हम बता रहे हैं कि व्यक्तियों की अलग अलग भिन्नताएं होती है, वो किस लेवल पर सीखता है उससे संबंधित ये व्यक्तिगत स्मृति है। अभी व्यक्ति स्मृति, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे टैलेंट छुपे होंगे, लेकिन उनको अभिव्यक्ति अगर करने के लिए बोल दिया जाए तो अभिव्यक्ति यानी दूसरे के सामने वो नहीं बोल पाते। जैसे मान लीजिए कि अभी आप बीएड कर रहे हैं, आपको दे दिया जाए, कोई क्लास दे दिया जाए कि आप चलिए इस क्लास में अपना शिक्षण कार्य करिए, बच्चों को आप पढ़ाइए। 40 बच्चे हैं आपके सामने, तो आप क्या करिएगा कि वो जो आप जानते तो बहुत हैं, आपके अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये अभिव्यक्ति स्मृति से संबंधित हो गया। एक सक्रिय स्मृति, जो हमारा स्मृति है, जो याद करने की जो शक्ति है, वो एक सक्रिय स्मृति के अंतर्गत हम कोई भी बात को देखते हैं, कोई भी विषय वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो वो तुरंत हमें सक्रिय रूप में याद हो जाता है, यानी उसके प्रति हम बिल्कुल सक्रिय रहते हैं और हमें याद हो जाता है। अब देखिए निष्क्रिय, जैसे सक्रिय था उसी का निष्क्रिय हो गया। उसके बाद यांत्रिक स्मृति। यांत्रिक स्मृति, जैसे यांत्रिक का, यंत्र से मतलब क्या है? यांत्रिक, कोई यंत्र से संबंधित अगर देखा जाए उससे संबंधित ये स्मृति है, और यांत्रिक के द्वारा अगर सीखते हैं तो वो यांत्रिक स्मृति कहलाती। रटंत स्मृति, जैसे मान लीजिए कि हम रट करके जो भी चीज़ सीखते हैं, जैसे ये छोटे बच्चों में अक्सर करके, ये छोटे बच्चों में देखा जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो रट करके ही समझते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं, समझने की अगर क्षमता उनके पास देखा जाए तो बहुत कम होती है, और वो रटंत विद्या ही करते हैं, तो वो रटंत स्मृति हो गई। तार्किक स्मृति, तार्किक स्मृति का मतलब तर्क के द्वारा हम लोग जो भी ग्रहण करते हैं वो तार्किक स्मृति के अंतर्गत आता है। अब देखिए अच्छी स्मृति के विशेषताएं। मान लीजिए कि जो अच्छी स्मृति है, जिनका जो अच्छी स्मृति है उसकी विशेषताएं क्या होती है? तो पहला स्मृति, अच्छी स्मृति की विशेषताएं शीघ्र अधिगम। शीघ्र अधिगम का मतलब कि तुरंत सीख लेना। अगर आपकी स्मृति लेवल, आपकी मेमोरी पावर अगर देखा जाए अच्छी है, होता है ना कि जो मोबाइल है कितने GB रैम है, तो 4 GB रैम है, 6 GB रैम है, तो क्यों ये देखा जाता है? ये 6 GB होगा, 8 GB होगा, तो इसका पावर, मेमोरी पावर, स्मृति, इसका कवर करने, इसका स्टोरेज पावर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो वही अच्छी मेमोरी, जो अच्छी मेमोरी है, शीघ्र अधिगम। ठीक है, शीघ्र अधिगम यानी हम लोग सीख लेते हैं। अच्छी स्मृति वो होती है जिसको सुनते ही हमारे मस्तिष्क में उसकी आकृति या चिन्ह स्थापित हो जाते हैं, ऐसी स्मृति अस्थायी होती है। ठीक है, ये शीघ्र अधिगम हो गया। उसके बाद अस्थायित्व। अस्थायित्व
यानी वह स्मृति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जिसको हम अधिक समय तक धारण कर सकते हैं। यानी जो आपने आज पढ़ा या आज जो भी आपने देखा उसको आजीवन के लिए अगर देखा जाए तो अगर आप ब्रेन में अगर आप धारण कर लेते हैं तो वो अस्थायित्व स्मृति के अंतर्गत आता है। अब सी नंबर पर देखेंगे पुनः स्मरण। पुनः स्मरण का अर्थ होता है कि यानी जो कुछ भी हमने पढ़ा, अभी बार बार यही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, पुनः स्मरण यानी पुनः याद आ जाना। जो भी आपके सामने घटना घटा हुआ है, जैसे होता है ना कि जैसे आपके सामने कोई घटना घटी रहती है और वो व्यक्ति आपके सामने आता है तो क्या होता है कि तुरंत वो घटना आपके आंखों के सामने नजर आने लगता है। यानी आपका ब्रेन तुरंत उसको रिप्लाई करता है कि इस अमुक आदमी ने मेरे साथ ये घटना किया था, वो आपको तुरंत याद आ जाती है। तो यानी अच्छी स्मृति वह है जिसे आवश्यक पढ़ने पर आसानी से पुनः स्मरण किया जा सके। जैसे आप ये क्लास अभी आप देख रहे हैं और ये आप क्लास देख करके जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम में अगर आप ये क्लास को देख करके अगर लिख लेते हैं तो ये पुनः स्मरण से संबंधित कहलाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट हम लोग देखे थे वो आपका है बोध स्तर। तो बोध, अभी तो हम लोग चिंतन स्तर पढ़ रहे थे, स्मृति स्तर पढ़ रहे थे, स्मृति स्तर के बारे में हम लोग देखे। लेकिन अब बोध स्तर, जो बोध स्तर है, तो बोध स्तर का शिक्षण के स्तर का मध्य स्तर है। ठीक है, मध्य स्तर का मतलब पहले स्मृति हम लोगों ने देखा, पहले क्या देखे, स्मृति देखे, और लास्ट में हम लोग चिंतन देखेंगे। ठीक है, तो और ये देखा जाए तो बोध स्तर, ये बोध स्तर स्मृति का ये स्तर मध्य स्तर है। इसमें उन छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जिसकी बुद्धि विकासशील होती है और जिसका स्मृति स्तर के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात शिक्षण को बोध स्तर की ओर ले जाया जाता है जिसमें छात्रों को देखकर याद करने के बजाय, यानी यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, बोध स्तर में क्या है, जिसमें छात्रों को रख कर याद करने के बजाय, यानी रट कर, यहाँ गलती हो गया है, रट कर याद करने के बजाय उन्हें प्रकरण के समस्त पहलुओं को बारीकी से समझाया जाता है जिससे उनका मस्तिष्क उस प्रकरण के पहलुओं को समझकर उनके मध्य के अंतर को समझ सके। जैसे बोध स्तर, अब तक क्या था, स्मृति का मतलब कि बच्चे देख रहे हैं या कोई भी देख रहा है उसको याद कर लिया, वो स्मृति आपका कवर कर लिया, फिर से उसको समय आने पर उस चीज को बता दिया। ठीक है, वो एक रटंत विद्या था। लेकिन बोध स्तर के अंतर्गत कोई प्रकरण है, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल अगर आपके सामने दे दिया जाए, अगर मोबाइल ही दे दिया जाए या कोई भी ऐसा वस्तु दे दिया जाए जिसके अंदर को बारीकी से आपने खोल करके उसको देखेंगे कि आखिर इसके अंदर है क्या, मोबाइल के अंदर क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे, वही बोध स्तर से संबंधित होता है। इसमें शिक्षक शिक्षार्थी के दौरान प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षक और शिक्षण, ठीक है, शिक्षक और शिक्षण, जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो किस तरीके से प्रस्तुतिकरण कर रहा है क्लास में बच्चों के सामने प्रस्तुतिकरण, क्योंकि उनको समझने के लिए अच्छे अच्छे पॉइंट देना होगा, अच्छे अच्छे ऐसे उदाहरण देना होगा जो कि उसके अंदर के बारीकी को बच्चे समझ सके, और ये बोध स्तर के अंतर्गत आता है जिसमें छात्र उस प्रकरण के उद्देश्यों का बोध कर सके एवं उस प्रकरण की घटनाओं में विचारों के पीछे के उद्देश्य एवं लक्षण को जान सके। बोध स्तर का शिक्षण उपयोग सामान्य माध्यमिक स्तर के छात्रों हेतु अधिक किया जाता है। यानी बोध स्तर का जो शिक्षण है इसका सामान्यतः देखा जाए तो माध्यमिक स्तर, जो स्मृति स्तर है, स्मृति स्तर वो प्राइमरी लेवल, जो बोध स्तर का है ये देखा जाए तो माध्यमिक स्तर तक। अब देखेंगे हम लोग चिंतन स्तर। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए हम लोग देख लिए, माध्यमिक लेवल के लिए बच्चों के लिए देख लिए हम लोग। अब चिंतन स्तर देखा जाए तो जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो आपसे संबंधित है, कोई टेक्निकल डिग्री कोई ले रहा है तो उससे संबंधित है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर का शिक्षण छात्रों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति का विकास करता है जिससे वह भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान निकालने हेतु तैयार हो सके। जैसे मान लीजिए कि अभी कोरोना आया था, कोरोना सामने आ गया तो उसमें क्या था,
कोरोना के बारे में हम लोगों ने किसी को भी कुछ नहीं मालूम था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने इस पर सर्च किया, रिसर्च किया, चिंतन किया, गहन चिंतन किया। उसके बाद इन्होंने अपना इस पर अपना विचार दिया कि हाथ धोइए, दूरी बनाइए, डिस्टेंस का पालन करिए, बहुत सारे यानी जो भी हुआ सब कुछ हुआ। तो ये क्या हुआ कि ये चिंतन के अंतर्गत आता है चिंतन। तो अब आगे आने वाले अगर फिर से अगर देखा जाए तो आगे अगर कोरोना से संबंधित कोई अगर उस तरीके से व्यवस्था आता है तो लोग चिंतन इतना इस पर गहन चिंतन किए हैं कि अगर आता है तो उसके बारे में पहले से ही लोगों को पता है कि हमें क्या क्या करना है। ये चिंतन के अंतर्गत आता है। दोस्तों बी नंबर पर देखेंगे, यह विद्यार्थियों के आलोचनात्मक पक्ष का विकास कार्य है, विकासात्मक विकास कार्य है। अर्थात यह छात्रों को यह समझाने में उसकी सहायता करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, ये चिंतन स्तर। सी नंबर पर देखेंगे, यह छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास कर उनमें सृजनात्मकता के तत्वों का विकास करता है। तो दोस्तों आपको वीडियो ये कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो हम लोगों का होगा वो वीडियो होगा शिक्षण अधिगम सामग्री एवं शिक्षण विधियाँ। ये लेक्चर नंबर 13 होगा। धन्यवाद।